मेरा नाम रिया है। आज मैं आपको अपनी जीवनी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा पति दिल का तो बहुत अच्छा था, लेकिन रंग का बहुत ही ज़्यादा काला था। जबकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मुझे तो अपने पति से नफरत होती थी और इसी वजह से मैं उसके होने वाले बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। जबकि मेरा पति प्रेगनेंसी के इस दौर में मेरा बहुत ख्याल रखता था। रोज मेरे लिए ढेरों फल फ्रूट लाता ताकि मैं एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकूं, जबकि मैं उसका बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहती थी। हालांकि मेरी डिलीवरी के कुछ दिन ही शेष रह गए थे। ये सोचकर एक दिन मैं जानबूझकर फिसल गई ताकि बच्चे को चोट लगे और उसको खो दूं। मेरे गिरने के बाद जैसे मुझे तेज दर्द शुरू हुआ, तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो मैं यह देखकर कांप गई कि मेरा पति गोद में मरा हुआ बच्चा लेकर पूरे अस्पताल में घूमकर मिठाइयाँ बांट रहा है। और जब वह मेरे पास आया तो उसने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आज मुझे वह समय याद आने लगा जब मैं अपनी धुन में अपने घर के शीशे के सामने अपने आप को देखकर नाचने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही साथ वह गाना भी गुनगुना रही थी जो मैं आज सामने वाले घर से सुनकर आई थी। मुझे खबर ही नहीं हुई कि कब मम्मी आई और कब मुझ पर अपनी चप्पल की हवाई हवाई फायरिंग कर डाली थी। मम्मी का निशाना बड़ा पक्का था। मेरी कमर पर जोर से लगी और दर्द से मैं चिल्ला उठी थी। मम्मी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। वह बोली, आ जाने दो तुम्हारे पापा को। मम्मी हमेशा मुझे पापा की धमकी दिया करती थी, क्योंकि पापा से मैं बहुत डरती थी। वह एक सीधे और धार्मिक आदमी थे। वह अपने ही मोहल्ले के मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने धर्म को अपने जीवन के हर हिस्से पर लागू किया था। जबकि मैं इतनी ज़्यादा रोक टोक से चिढ़ जाती थी। मैं एक आज़ाद ख्यालों वाली इंसान थी। मेरा मानना था कि अपने कर्मों का फल मुझे मिलके ही रहेगा, इसलिए मुझे मेरी मनपसंद की ज़िंदगी बिताने दी जाए। मगर पापा तो हमारे घर के नवाब साहब थे। मैं और मेरे छोटे भाई बहन उनसे बहुत डरते थे। मुझे गाने सुनने का, सीरियल देखने का और नोवेल पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, मगर हमारे घर में इन चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता था। मगर मैं कहाँ किसी से की सुनने वाली थी। मैं अपनी सहेलियों से उनकी नोवेल उधार मांगकर अपने घर किताबों में छुपाकर पढ़ती थी। मैंने घर वालों से छुप छुप कर बहुत से सपने अपने पलकों में सजाकर रखा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक न एक दिन मुझे मेरे नोवेल का हीरो जैसे लड़का अपने साथ ले जाने जरूर आएगा। फिर इसके बाद मैं जीवन में सुख ही सुख पाऊंगी। मैं हर पूजा के बाद अपनी जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना भी किया करती थी। मैं पुजारी जी की बेटी थी। भगवान पर मेरा पूरा विश्वास था। मुझे लगता था कि भगवान मेरी नैया जरूर पार करवा देंगे। मेरे 16 सोमवार के व्रत रखते ही मेरा रिश्ता आ गया। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा के किसी जानने वाले ने उनसे उनकी सबसे बड़ी बेटी का हाथ मांगा था, और तुम्हारे पापा ने भी हाँ कर दी थी। अब 1-2 सप्ताह बाद ही तुम्हारा कन्यादान करके हम भी अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। मैंने इस बात में अपना सर हिला दिया था। अब तो मेरी खुशी का कोई सीमा ही नहीं रही थी। मैंने जो चाहा था वह मुझे अब मिल रहा था। मैं इस जेल खाने से आज़ाद होकर अपने पति के घर जाने वाली थी। यह सोच सोचकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने यह 1-2 सप्ताह कब गिनकर गुजार दिए थे, और अब मम्मी मुझे हर समय घर बसाने की गुण सिखाती रहती थी। एक बार तो मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, तुझसे विनती करती हूँ रिया, ससुराल में मेरा मान रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरे दिए हुए संस्कारों पर सवाल उठे और मैं तुम्हारे पापा की आंख मिलाने के भी काबिल ना रह सकूं। मैं मम्मी को बहुत समझाती थी, हौसला देती थी। आखिरकार मेरी शादी का एक दिन आ ही गया था। मेरे पापा की कमाई बहुत अधिक ना थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। बस इस तरह बड़ी सादगी से मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई थी। मेरा ससुराल बहुत आलीशान था। इस घर में मेरे माँ के घर जैसे 5 घर बन सकते थे। फिर मुझे एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया था। कुछ समय तो मैं सिर झुकाकर बैठी रही। फिर कमरा देखने के लिए मैंने सर उठाया। मैंने जल्दी से घूंघट अपने चेहरे से उठाकर अपना कमरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना सुंदर और सजा हुआ कमरा मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर मुझे कमरे से बाहर से खट खट की आवाज़ आने लगी तो मैंने घूंघट चेहरे पर गिरा ली थी। मेरा पति कमरे में अंदर आया। वह चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया। मैं मुस्कुराने लगी। मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं नजरें नीचे किए बैठी रही। फिर उसने हीरे की अंगूठी मेरे सामने कर दी। मैं तो देख कर ठिठक कर रुक गई थी।
हीरे की अंगूठी नहीं, बल्कि उसका काला हाथ देखकर। मैंने जल्दी से अपनी नज़रें अपने सामने बैठे आदमी पर डाली तो मैं दंग रह गई थी। एक बड़ी उम्र का बिल्कुल काला सा आदमी मेरे सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं एकदम से सिमट गई और बोली, सॉरी अंकल, मुझे नहीं मालूम था कि आप आए हैं। मैं समझी रोहित हैं। वो किधर गए हैं? आदमी एकदम से परेशान हुआ और बोला, रोहित। मेरे दिल को कुछ हुआ था। मेरी सोचों के घोड़े दौड़ने लगे कि हाय, कहीं मेरा पति भाग तो नहीं गया। वह आदमी खांसते हुए बोला, रिया, मैं ही रोहित हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोला, रिया, तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मैं बेहोश होते होते बची थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने एकदम से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। रोहित भी घबरा गए। वह मुझसे रोने की वजह पूछने लगे तो मैंने सर दर्द का बहाना किया और रोने लगी। फिर वह मेरे लिए मेडिसिन लेकर आए और पानी भी लेकर आए थे, मगर मैंने अपने सर से पल्लू नहीं हटाया। मैं सारी रात रोती रही। मैंने दिल ही दिल में अपने पापा से कहा था कि दुनिया में तो पापा आप सबसे अच्छे पुजारी जी बने बैठे हो, पर एक दिन मैं भगवान से आपकी शिकायत जरूर करूंगी। सुबह हुई तो रोहित मेरे पास आकर बैठ गए और बोले, रिया, मैं जानता हूँ तुम्हारा सर दर्द नहीं कर रहा था। तुम शायद खुद से दोगुनी उम्र के आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही हो। मैं जानता हूँ मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे सूरत में भी बहुत कम हूँ, मगर मैं दिल का बुरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की महारानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे पैरों में दुनिया की हर खुशी लाकर डाल दूंगा। मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व होगा। रोहित ने जो कहा था वह सच करके दिखाया था। वह सच में मेरी बहुत इज्जत और प्यार किया करता था और वह मेरे हर नखरे उठाकर कभी परेशान नहीं होता था। रोहित ने सही माने में मुझे अपने घर की रानी बनाया हुआ था, जबकि मैं रोहित से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वह मुझसे कोई सवाल करता तो मैं उसका कड़वा सा जवाब दे देती, ताकि दोबारा उसकी हिम्मत मुझसे बात करने की ना हो। लेकिन फिर वह बहुत खुश था। मैंने कितने सुंदर सपने देखे थे और उसके बदले मुझे कितना भयानक सच मिला था। लेकिन फिर ज़्यादा दिन मुझसे घर में रहा नहीं गया, क्योंकि मैं तो यहाँ वहाँ घूमने फिरने वाली मस्त आज़ाद लड़की थी। घर के अकेलेपन से मैं एकदम ऊब गई थी और ऊब कर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती थी। उनका घर तो हमारे घर जैसा बड़ा नहीं था और वह पैसे में भी हमसे बहुत कम थे, लेकिन हमारे पड़ोस की बेटी मेरी बहुत पुरानी स्कूल टाइम की दोस्त निकली। मैं उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगी। वो काफ़ी हंसमुख लड़की थी। उससे बात करके मैं एकदम खुश हो जाया करती थी। मैं उस लड़की की दोस्ती से काफ़ी प्रभावित हुई थी, इसलिए मैंने रंजना से दोस्ती कर ली। मैंने उसे अपने घर आने को भी कहा था और वो एक दो बार मेरे घर भी आई थी, लेकिन ज़्यादातर मैं ही उसके घर जाती थी। एक दिन मैं रंजना के साथ बैठी बातें कर रही थी कि जब एक प्यारा सा लड़का उसके घर में अंदर आया। वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह दिखता था। मैंने रंजना से पूछा, ये लड़का कौन है? वो बोली, ये मेरा बड़ा भाई हिमेश है। लड़का अपने कमरे में चला गया। मैं भी थोड़ी देर बाद उठकर अपने घर वापस आ गई। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब था। मुझे रोहित की शक्ल से ही नफरत होने लगी थी। वह जब ऑफिस से लौटकर वापस आया तो मैं उसके साथ लड़ने झगड़ने लगी। वह हमेशा की तरह मेरे नखरे उठा रहा था, लेकिन मेरा जी चाह रहा था कि वह अपनी मनहूस सी सूरत लेकर मेरे सामने से गायब हो जाए। इस तरह गुस्सा करते करते मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो गई। मैं किचन में पानी पीने गई तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। रोहित दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह खबर सुनकर मुझ पर तो पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने नफरत से सर झटका और दिल के इरादे कर लिया कि मैं इस काले कलूटे इंसान के बच्चे को बिल्कुल जन्म नहीं दूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं रोहित से तलाक ले लूंगी। इस तरह मेरी रोहित से जान भी छूट जाएगी और पापा से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। घर आकर भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब रहा था। रोहित मेरी मिन्नतें करता रहा कि तुम अपना मूड अच्छा कर लो, नहीं तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही मैं रंजना के घर पहुंच गई। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने वजह पूछी तो मैंने उससे यह नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बल्कि मैंने उससे कहा कि रोहित मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। कल रात भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। रंजना मेरे लिए परेशान हो गई थी। वो मुझे दिलासे देने लगी। तभी ना जाने हिमेश कहाँ से आ गया था। वह भी काफ़ी परेशान लग रहा था और वह बोला, तुम्हें तुम्हारा पति मारता क्यों है? हिमेश का ध्यान अपनी तरफ देखकर मैंने जल्दी से बताना शुरू कर दिया। मैं बोली, रोहित अपनी आदत से मजबूर है। वो छोटी छोटी बातों पर मुझसे गुस्सा करता है
और लड़ाई झगड़ा करते करते मुझे मार भी देता है। हिमेश मेरे पास आकर बैठ गया था। वह बोला, अगर तुम्हें तुम्हारा पति मारता है तो तुम उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाती हो? मैं बोली, हिमेश, मैं पुजारी की बेटी हूँ, मैं कहाँ थानों चक्कर लगाती फिरूंगी। हिमेश ने जल्दी से मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला, अगर फिर रोहित ने तुम्हें मारा तो तुम मुझे कॉल करके बताना। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं हिमेश का नंबर लेकर चली गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। शाम में ही मैंने उसको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा, मैंने आपका धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किया है। आप बहुत अच्छे हैं हिमेश। मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। वह बोला, अच्छी तो तुम भी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यूं ही हम इधर उधर की बातें करने लग गए। घंटा बीत गया था। जब रोहित ऑफिस से आया तो मैंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया था। अब मैं हर दिन बहाने बहाने से हिमेश को फ़ोन किया करती थी। वह भी मुझे आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था और वह कहता था, तो हर समय तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करता हूँ। मेरी और हिमेश की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसने मुझे होटल में बुलाया था। मैं बड़ा तैयार होकर के गई थी। हमने वहाँ बैठकर खाना खाया था। हिमेश बोला, इस बात का दुख रहेगा कि तुम जैसी सुंदर लड़कियाँ अमीर बुढ़े क्यों ले जाते हैं। वो बोला, तुम्हारी शादी मुझ जैसे लड़के से होनी चाहिए थी। मैं हिमेश की बात सुनकर रो पड़ी थी। मैं बोली, मेरी भी यही इच्छा थी कि मेरी शादी तुम जैसे लड़के से होती, मगर मेरे पापा ने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी रोहित के साथ कर दी। हिमेश बोला, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? मैं झट से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूँगी, तुम खुलकर बात करो, जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो कहो। वह बोला, अगर तुम किसी तरीके से रोहित से डिवोर्स लेने में सफल हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। हिमेश की बात सुनकर तो मेरे पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मैं बड़ी खुशी खुशी घर गई थी। मैं पूरा दिन रोहित से अलग होने के प्लान बनाती रहती थी, मगर अब यह जो बच्चे की आफत आ पड़ी थी, इसके बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी। मैं किसी कीमत पर रोहित के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। इस तरह तो वह बच्चा मेरे पैरों की बेड़ी बन जाता। जबकि रोहित ने जब से बच्चे की खबर सुनी थी, तब से उसने बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वह मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आता, फिर वह फ्रूट काट कर मेरे सामने रखता और चाहता था कि उसका बच्चा बहुत स्वस्थ पैदा हो। लेकिन मैं हर समय रोहित के साथ लड़ती रहती थी। एक दिन हिमेश ने मुझे फिर से होटल में बुलाया। उस दिन मैंने रो रो कर उसको बता दिया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हिमेश मेरी बात सुनकर खाना बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं उसे फ़ोन पर फ़ोन करती रही, लेकिन वह मेरी फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन उठाया। वह बोला, अब तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? तुम तो मेरे साथ खेल खेल रही हो। मैं बोली, मैं रोहित के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। हिमेश मेरी बात समझ गया था, सारी बात समझ चुका था। वह बोला, ठीक है, तुम रोहित से अपना सारा रास्ता अलग करना चाहती हो, लेकिन खाली हाथ तलाक क्यों लो? बोला, तुम रोहित से अपना रिश्ता ठीक करो और बहाने बहाने से उसकी सारी जायदाद अपने नाम पर लिखवा लो। फिर तुम्हारे पास ना तो पैसे की कमी होगी और ना ही प्यार की। मैं खुश हो गई थी। मुझे हिमेश का प्लान बहुत अच्छा लगा था। मैंने हिमेश के प्लान पर काम करते हुए रोहित के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लिया। अब मैंने उसके साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। वह जैसा कहता मैं वैसा ही करती थी। रोहित भी बहुत ज़्यादा खुश रहता था। वह सोच रहा था कि शायद मैं बच्चे की वजह से बदल गई हूँ। अब मैं कहती, रोहित, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो रोहित मुस्कुराकर कहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मैं कहने लगी, मुझे इस मोहब्बत का सबूत चाहिए। वह बोला, कैसा सबूत? मैं कही, तुम सारी जायदाद मेरे नाम पर लिख दो, यही तुम्हारी मोहब्बत का सबूत होगा। रोहित ने मेरी बात मान ली और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दी। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी, लेकिन बच्चे की चिंता मुझे अभी भी सताए जा रही थी। मेरी डिलीवरी में बहुत कम दिन रह गए थे। फिर मैंने एक नाटक किया। मैंने खुद को जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा लिया। मेरी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मुझे जगह जगह चोटें आई थीं। मैं बेहोश हो गई। मैं जब होश में आई तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। मुझे नर्स ने बड़े दुख के साथ बताया कि आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे को हम नहीं बचा पाए। यह खबर सुनकर एक पल के लिए मेरे दिल को कुछ हुआ था, जैसे किसी ने मेरे शरीर से आत्मा अलग कर दी हो। मैंने खाली खाली नजरें इधर उधर दौड़ाई तो मुझे रोहित नजर आ गया। उसने गोद में मुर्दा बच्चे को पकड़ रखा था और वह पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांट रहा था। वह सारा दृश्य देखकर तो मैं बहुत घबरा गई थी।
रोहित वह मुर्दा बच्चा घर भी ले आया था। फिर वह उस बच्चे को अपने साथ रखा करता था, उसके कपड़े बदलता, उसके लिए फीडर बनाता था, उसका डायपर तक चेंज करता था। मगर मुझ में उस बच्चे की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बच्चे की मौत को 5 दिन हो गए थे, यानी रोहित 5 दिनों से मुर्दा बच्चा लिए घूम रहा था। मुझे हैरत होती थी कि अभी तक बच्चे की लाश से बदबू आना शुरू क्यों नहीं हुई। मैं ये सब देखकर खुद पागल होती जा रही थी। मैंने हिमेश को फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ नया घर बसाना चाहती हूँ। वह बोला ठीक है, तुम अपने सारे गहने और जायदाद और पेपर्स लेकर बस स्टेशन पर पहुँच जाना। मैंने आगे का प्लान बना लिया है। मैंने सारा सामान पैक कर लिया था। मेरे पास ज़्यादातर कीमती गहने थे। वह सब चीज़ें बैग में डालकर मैं दोपहर 2 बजे बस स्टेशन पर पहुँच गई थी। हिमेश मेरा इंतज़ार कर रहा था। वह मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने आगे बढ़कर जल्दी से मेरे हाथ से बैग पकड़ा और मुझे बेंच पर बैठाकर खुद टिकट लेने चला गया था। मैं स्टेशन पर बैठी हिमेश का इंतज़ार कर रही थी, मगर वह लौट कर नहीं आया था। यहाँ तक कि बस स्टेशन पर खड़ी सारी बसें जा चुकी थी। अब मेरा माथा ठनका था। मैंने हिमेश को फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे स्टेशन पर बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। मैंने उठकर घर की तरफ चल दी। मैंने टैक्सी हिमेश के घर के बाहर रुकवाई थी, लेकिन उनके गेट के बाहर तो बहुत बड़ा ताला मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मैं धक से रह गई थी। हिमेश के घर के पास ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैं बोली, अंकल आप कौन हैं? तो वो बोला, बेटा हमने यह मकान खरीद लिया है, यहाँ का मकान मालिक हूँ। यहाँ का मकान मालिक हिमेश जो था, उसने मुझे बताया था कि उसकी लॉटरी लग गई है, इसलिए वो मुझे इस घर को सस्ते में बेचकर मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। मेरी तो आसपास की हर चीज़ घूमने लगी थी। मैं दीवार का सहारा लेकर घर पहुंची तो रोहित घर में ही था। मैंने गुस्से से रोहित से कहा कि मेरे बेटे की लाश के साथ खेल खेलना बंद करो, इसको दफन कर दो। रोहित ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह बोला कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरे बेटे को मुर्दा मत कहो। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ पर कृष्णा लेटा था। उसने एकदम से कृष्णा के मुंह से कपड़ा हटा दिया। मेरी नज़रें जैसे उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली थी, क्योंकि वहाँ तो एक गुड्डा पड़ा हुआ था और उस गुड्डे के मुंह पर कृष्णा की तस्वीर लगी थी। मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। रोहित बोला, तुम्हें मेरे बच्चे का कत्ल करते समय जरा भी दुख नहीं हुआ था? तुम कैसी माँ हो? तुमने गैर मर्द की खातिर मेरा बच्चा ही मार डाला। मुझे बताओ क्यों किया यह सब? यह सब जिसकी खातिर तुमने किया वह तुम्हें स्टेशन पर ही अकेला छोड़कर फरार हो गया। मुझे हैरत का तेज झटका लगा था। तो क्या रोहित मेरी सारी हरकतों को जानता था? मैं रोहित के पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि तुम्हारी सारी जायदाद लेकर वह भाग गया है। रोहित बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे छुप छुप कर हिमेश से मिला करती थी। उसकी खातिर तुमने मेरे बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। उसकी खातिर तुमने मुझसे सारी जायदाद मांगी थी। इसीलिए जब मुझे तुम लोगों के बारे में पता चला तो मैंने अलमारी से सारे असली गहने निकालकर उसकी जगह नकली गहने रख दिए थे। जायदाद के पेपर्स भी बदल दिए थे। मैं जानता था कि तुम हिमेश से धोखा खाकर ही मेरे पास आओगी। मैंने बड़ी हैरानी से रोहित की तरफ देखकर कहा कि क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो वह हंसकर बोला, तुम मेरे साथ रहोगी, सुबह शाम मेरी शक्ल देखोगी, यह क्या किसी सज़ा से कम है? तुमने मेरे बच्चे को मारा है रिया, मैं तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाता हूँ। रोहित चला गया था तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अनचाहे इंसान के साथ रहना भी एक सज़ा ही थी और मुझ जैसी औरत इसी सज़ा के हकदार थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। और अगर हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।